की 68 सीट से 68 रिपोर्टर लाइव। देखिए सबसे तेज चुनावी नतीजे आज दिन भर इंडिया न्यूज पर। हिंदुस्तान की सत्ता और हिंदुस्तान की सियासत को तय करने वाले, दशा और दिशा बताने वाले नतीजे आज आने वाले हैं। नमस्कार, मैं राशिद। सुबह के बजे हैं 6। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आएंगे। दोनों राज्यों में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे। गुजरात की 182 सीट से 182 रिपोर्टर लाइव हमारे साथ होंगे। हिमाचल के 68 सीट से इंडिया न्यूज के 68 रिपोर्टर्स पल पल का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ देश के बड़े पत्रकारों का एक पैनल भी होगा जो हर नतीजों का सटीक विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता भी जुड़ेंगे जो बताएंगे उनके हक में क्या रहा और उनसे कहां पर चूक हो गई। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन देखें, अपने चैनल की स्क्रीन देखें और उसके बाद आप ये समझेंगे कि किस तरह से नतीजे आप अपने चैनल पर सबसे पहले सबसे सटीक देखने वाले हैं। मेरे स्क्रीन पर आप ये देखिए कि ठीक ऊपर गुजरात के 182 सीटों के नतीजे और रुझान ठीक 8 बजे यानी अब से 2 घंटे के बाद आने शुरू हो जाएंगे। नीचे टीवी स्क्रीन पर आपको हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के नतीजे और रुझान यानी जो भी ट्रेंड होंगे, जो भी रिजल्ट होंगे वो हम आपको बताएंगे। टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ आप ये देखेंगे कि जो हैवी वेट्स हैं यानी जो बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, हम आपको दिखाएंगे। हम बताते रहेंगे आपको कि मंडी, दारंग, हिमाचल प्रदेश का अर्की, सुजानपुर, कारसोग, शिमला, यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है। इसके अलावा आपको जब गुजरात की बात की जाएगी तो राजकोट पश्चिम, मांडवी, अमरेली, वेटगाम, राधनपुर, घाटलोडिया, मेहसाणा, इन सभी एक एक सीट की डिटेल आप ये देखिए। गुजरात की हर एक सीट का नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ आप देख पाएंगे ठीक 8 बजे से लगातार। और एक टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे तमाम सहयोगी गुजरात के चप्पे चप्पे से और हिमाचल के पल पल का अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा सुबह सुबह मनीष अवस्थी गुजरात के अहमदाबाद से लाइव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। गुजरात बीजेपी दफ्तर की एक एक अपडेट सुबह से ही लगातार लाइव रिपोर्ट मनीष अवस्थी करेंगे, मेरे पॉलिटिकल एडिटर। मेरे साथ अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर से लाइव जुड़ चुके हैं। जो कांग्रेस खेमे में हलचल क्या है अरविंद शर्मा ये बताएंगे। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी ऑफिस में हलचल क्या चल रही है ये मुझे बताएंगे रोहित सवल। आप सभी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, आप तक मैं आऊंगा एक एक करके। लेकिन आज चुनावी नतीजों का दिन है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे आज आ जाएंगे। कौन बनाएगा सरकार, किसको मिली हार, इसका हिसाब किताब कुछ ही देर में होना शुरू हो जाएगा। आपको बताते हैं गुजरात और हिमाचल में कितनी सीटें हैं और पिछला आंकड़ा क्या कहता है। गुजरात में 26 जिलों की 182 सीटों के नतीजे आने वाले हैं। आज 1828 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इनमें से 126 महिला उम्मीदवार हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही होते हैं तो पिछले 22 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। वैसे कई एक्सपर्ट गुजरात में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। 2012 में हुए चुनाव में बीजेपी को गुजरात में 115 जबकि कांग्रेस को 61 और अन्य को 6 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार सवाल बड़ा है। हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश की तिकड़ी कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके पास मोदी का चेहरा ऐसा तुरूप का इक्का है जो सब पर भारी पड़ सकता है। वैसे गुजरात में जीत हार भले एक तरफा लग रही हो, लेकिन हिमाचल बीजेपी के पाले में साफ जा सकता है, ऐसा करीब करीब सारे एग्जिट पोल का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर 74.45% मतदान हुआ और इसमें 337 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। अगर कांग्रेस यहां से चुनाव हारी तो एंटी इनकम्बेंसी और सीएम वीरभद्र सिंह को लेकर उठ रहे विवाद उसकी बड़ी वजह साबित होंगे। साल 2012 के चुनाव में यहां कांग्रेस को 36 सीटें मिली थी तो बीजेपी ने 26 पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा अन्य के खाते में 6 सीटें थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इंडिया न्यूज पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे लगातार और सबसे तेज आप देखेंगे दिग्गजों की साख दांव पर है। अगर आप ये समझिए कि नतीजे जिस भी तरीके के आते हैं उस पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हुई हैं। सत्ता का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा इन्हीं नतीजों से सेट होगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। अगर नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो कई वीवीआईपीज को हार का सामना करना पड़ सकता है। कौन कौन से वीवीआईपी चुनावी मैदान में दमखम ठोक रहे हैं ये भी जान लीजिए। अब से थोड़ी देर बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। इनमें जिन वीवीआईपी नेताओं की किस्मत दांव पर है उन्हें देखिए। गुजरात के राजकोट पश्चिम से बीजेपी के मौजूदा सीएम विजय रूपानी और कांग्रेस की तरफ से सबसे अमीर उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु है। मेहसाणा से डिप्टी सीएम नितिन पटेल और सामने है कांग्रेस के जीवन भाई पटेल। भावनगर पश्चिम से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू वधानी, मांडवी से कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल, रतनपुर से ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर कांग्रेस के टिकट पर है। बडगाम से दलित चेहरा बनकर उभरे जिग्नेश मेवानी की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। पोरबंदर सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता बाबू बोखरिया और धोलका सीट से शिक्षा मंत्री भूपेंद्र चुडासमा का भविष्य आज तय होगा। ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी गुजरात को लेकर है क्योंकि यहाँ के चुनाव के मायने दूर तलक निकाले जाएंगे। लेकिन पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। सुजानपुर सीट से बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार प्रेम कुमार धूमल और कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह वीवीआईपी कैंडिडेट्स हैं। अर्की सीट पर मौजूदा कांग्रेसी सीएम वीरभद्र सिंह और बीजेपी के रतनलाल सिंह जैसे दिग्गजों का फैसला भी आज होगा। शिमला रूरल से वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और बीजेपी नेता प्रमोद शर्मा में कौन किस पर भारी पड़ा ये फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। मंडी सीट से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अनिल शर्मा और उनके सामने है वीवीआईपी कैंडिडेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर। दारंग सीट के वीवीआईपी हैं खुद कांग्रेसी मंत्री कौल सिंह ठाकुर और बीजेपी के जवाहर ठाकुर। कासोक सीट पर हर किसी की नजर टिकी है। 11वीं बार चुनाव लड़ रहे कांग्रेस में दलित चेहरा मनसाराम पर, जिन्हें टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के हीरालाल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुजरात के 182 सीटों के नतीजे और रुझान और हिमाचल प्रदेश के 68 सीटों के नतीजे और रुझान अब से 1 घंटा और 50 मिनट के बाद आएंगे। और ये नतीजे और रुझान सबसे पहले आप अपने चैनल पर सबसे सटीक, सबसे एक्यूरेट और सबसे पहले देखेंगे। टीवी स्क्रीन एक बार फिर से बता देना चाहूंगा। टीवी स्क्रीन पर ऊपर की तरफ गुजरात की 182 सीटों के नतीजे और रुझान और नीचे की तरफ हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के नतीजे और रुझान। टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ गुजरात की हर एक सीट का नतीजा आएगा, जिनमें राजकोट पश्चिम, भावनगर पश्चिम, मांडवी, अमरेली, वडगाम, इन सभी के बारे में एक एक जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। और इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, यानी प्रतिष्ठा का प्रश्न जिनके लिए ये चुनाव है, जैसे जिग्नेश हो गए, विजय रूपाणी हो गए, इसके अलावा अर्जुन मोडवाडिया हो गए, इन सभी के बारे में एक एक अपडेट आपको बाईं तरफ नजर आएगा। इन दोनों ही चुनाव नतीजों की जो ब्रेकिंग न्यूज होगी, बड़ी खबरें होंगी, नीचे की तरफ पट्टी में लगातार आप देख पाएंगे। टीवी स्क्रीन पर जो सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं, मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। मनीष अवस्थी, अरविंद शर्मा लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं अहमदाबाद से, और हिमाचल प्रदेश के शिमला से रोहित सवल जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मनीष जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। कहते हैं कि जब चुनावी नतीजे आते हैं मनीष जी, उससे पहले की जो रात होती है वो बेहद खास होती है किसी भी पार्टी के लिए। आप बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से बनवाने जा रहा है। 22 साल के बाद एक बार फिर, 22 साल पूरी तरह सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर बीजेपी खेमे में रात भर की हलचल क्या रही है, ये बताइए और तस्वीरों में दिखाइए कि अभी बीजेपी हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद में चल क्या रहा है।
देखिए राशिद, आपने कहा कि एक रात पहले जो बेचैनी, असमंजस और दुविधा होती है वो तो होती ही है। इसे एक अगर शायराना अंदाज में कहें तो कत्ल की रात होती है, नतीजे आने हैं, उम्मीदें हैं, उम्मीदों के मीनार इतने ऊंचे हो जाते हैं, मैं जीत रहा हूं, हार रहा हूं, और इस तरह के एग्जिट पोल के जरिए संकेत और संदेश मिलने की एक कवायद होती है। लेकिन सच बात तो यह है कि सुबह की ठंडक है और ठंडक के साथ बीजेपी दफ्तर में, ये गांधीनगर के कोबा इलाके का कमलम बीजेपी दफ्तर है, जहां पर आप ठंडक देख सकते हैं। गेट बंद है लेकिन पत्रकार मौजूद हैं। पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग के लिए सुबह 6 बजे से यहां पे मौजूद हैं। और जहां तक बात की जाए कि आखिर कल की रात कैसी कटी, तो वो दुविधा और बेचैनी की दोनों खेमों में, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज अमावस की रात है, सोमवती अमावस है, तो अमावस किसके लिए फलेगी, किसके लिए बारी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि 3 घंटे बाद नतीजे और तस्वीर ये साफ कर देंगे। राशिद, ठीक है, मनीष जी आपके पास लौट करके आता हूं। मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं अहमदाबाद बीजेपी दफ्तर से, लाइव मेरे साथ में जुड़े हुए थे। रात भर की हलचल उन्होंने बताई, सुबह की तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर आप यहां पर जो बाईं तरफ, ठीक मेरे बाईं तरफ तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें हैं, जहां पर काउंटिंग सेंटर की ये तस्वीरें हैं और वहां पर तैयारी किस तरीके से की जा रही है। 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 49 मिनट के बाद नतीजे और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। पहला रुझान लगभग 8:20, 8:25 के आसपास आएगा, जो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन, आपका चैनल, सबसे तेज चुनावी नतीजे गुजरात के, हिमाचल प्रदेश के, गुजरात के 182 सीटों के नतीजे, हिमाचल प्रदेश के 68 सीटों के नतीजे और रुझान टीवी स्क्रीन पर आप अभी गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें देख पा रहे हैं। सुबह 6:11 की तस्वीर है। और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अरविंद शर्मा के पास में। अरविंद मेरे साथ में कांग्रेस दफ्तर गुजरात से, अहमदाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। कांग्रेस खेमे में हलचल क्या है? एग्जिट पोल के नतीजे बहुत ही ज्यादा निराशा भरे रहे हैं कांग्रेस के लिहाज से। रात भर कांग्रेस के खेमे में क्या चला है, अभी कांग्रेस के दफ्तर में क्या चल रहा है, तस्वीर दिखाइए अरविंद। राशिद, कांग्रेस में भी उम्मीदों का पहाड़ ऊंचा है। कांग्रेस के नेताओं को भी उम्मीद है कि वो सत्ता में आएंगे और इसी को लेकर उनको भी एक असमंजस, बेचैनी जरूर है, लेकिन उम्मीद कायम है। सभी की उम्मीदों के मीनारे ऊंचे हैं, सब उम्मीदों के मीनारे पर बैठे हुए हैं। हालांकि आज जो गुजरात चुनाव परिणाम आएंगे उसमें कई नेताओं का भविष्य दांव पर है। उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, उनकी सबकी साख दांव पर है। परिणाम क्या आएगा, तस्वीरें दिखाइए आपके ठीक पीछे की कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें। अरविंद बहुत जल्दी तस्वीरें दिखाइए मुझे, बाकी जगह भी तमाम दिग्गज हैं। राशिद, तस्वीरें दिखाने में हम इस समय असमर्थ हैं। हमारा लोकेशन थोड़ा ऑकवर्ड है। थोड़ी देर में हम आपको तस्वीरें जरूर दिखाएंगे, लेकिन हलचल है कांग्रेसी खेमे में। कांग्रेस का दफ्तर खुल चुका है। यहाँ पर उनके जो दरबारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के दफ्तर में उम्मीदें कायम हैं और विश्वास भी है। आपके पास लौट करके आते हैं, आपके पास लौट करके आते हैं। हिमाचल की वादियों में क्या चल रहा है, वहां की सियासी आबोहवा सुबह सुबह क्या बह रही है, उसका रुख क्या है, क्या कहती है, ये बताएंगे मेरे सहयोगी रोहित सवल। चूंकि रोहित शिमला से जुड़े हुए हैं, शिमला ग्रामीण के बारे में भी उनसे हालचाल हम पूछेंगे। उनसे हम समझेंगे कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए एक सुरक्षित किला अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को उन्होंने यहां से जगह दी थी, वहां क्या चला है। एनके सर के पास भी चलेंगे। सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट के बाद जल्द लौटते हैं वापस। गुजरात की 182 सीट से 182 रिपोर्टर लाइव। हिमाचल की 68 सीट से 68 रिपोर्टर लाइव। देखिए सबसे तेज चुनावी नतीजे आपके चैनल इंडिया न्यूज पर 1 घंटा 45 मिनट के बाद ट्रेंड और नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और हम लगातार आप तक एक एक खबर, एक एक अपडेट और एक एक ताजा तस्वीर पहुंचाते जाएंगे। एक बार फिर से अपनी टीवी स्क्रीन को आप समझ लीजिए। टीवी स्क्रीन पर ऊपर की तरफ गुजरात के नतीजे और रुझान आपको मिलेंगे लगातार 8 बजे से लाइव। हिमाचल प्रदेश के 68 सीटों के नतीजे और रुझान 8 बजे से लाइव। मेरे साथ मनीष अवस्थी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अरविंद शर्मा, ये दोनों ही लोग गुजरात से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स और बीजेपी दफ्तर से मनीष अवस्थी लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए रोहित सवल के पास में हम चलते हैं। रोहित, हिमाचल विधानसभा का गठन 1962 में हुआ, तब से लेकर के 12 विधानसभा चुनाव हुए हैं। 8 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी और 1 बार जनता पार्टी सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई।
लेकिन 1985 से लेकर के अब तक का जो ट्रेंड रहा है, जो रिकॉर्ड रहा है, हर 5 साल में सत्ता बदल जाया करती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस खेमे में हलचल क्या है? देखिए राशिद, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त शिमला में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। हालांकि अभी बीजेपी और कांग्रेस के अगर कार्यालय की बात करें तो वहां पर अभी कोई हलचल नहीं है, क्योंकि बहुत ठंड है। करीब 7 बजे के बाद वहां पर कुछ हलचल हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एग्जिट पोल जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, उससे कांग्रेसी खेमे में बेचैनी है, और वो बेचैनी साफ तौर पर देखी भी जा सकती है यहां पर। और जहां तक शिमला की बात आपने कही राशिद, तो जाहिर सी बात है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह है, उनके बेटे विक्रमादित्य यहां की शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, और वीरभद्र सिंह खुद सोलन के अर्की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये दोनों सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है, बेहद हॉट सीट से मानी जा रही है, क्योंकि वीरभद्र सिंह के बेटे का सियासी पारी का आगाज इस बार होने वाला है, उनका पहला चुनाव है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें राशि, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का खेमा काफी संतुष्ट नजर आ रहा है। उनका यह कहना कि बीजेपी अब तक अपने सबसे शानदार प्रदर्शन इस बार के चुनाव में करने वाली है। तो कुल मिलाकर इस बार जो अभी एग्जिट पोल जिस तरह के संकेत दे रहे हैं राशिद, तो जो कल की रात बीती वो बहुत बेचैनी में बीती तमाम कांग्रेस के नेताओं की। हालांकि बीजेपी के नेताओं की बेचैनी भी कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी के कई दिग्गज हैं जिनको इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है। क्योंकि देखिए, हिमाचल में जो सीट में जो हार जीत का अंतर रहता है, अगर हम चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को अगर छोड़ दें राशि, तो बाकी सीटों पर जो अंतर रहता है वो 600, 700, 1000 वोट का अंतर रहता है। ऐसे में एक एक वोट अहम हो जाता है, और जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी है उनकी धड़कने बढ़ना लाजमी है। राशि, ठीक है रोहित, आपके पास लौट करके आता हूं। मनीष जी, आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन एनके सर कहते हैं कि हिंदुस्तान की लोकतंत्र में जब भी कोई चुनावी नतीजे आते हैं तो वो बड़े पॉलिटिकल इंडिकेटर होते हैं, लेकिन अगर गुजरात और हिमाचल के चुनावी नतीजे आ रहे हैं तो इस अपने आप में बहुत उसके मायने हैं। कहा यह जा रहा है कि 2019 का एजेंडा अब सेट होने जा रहा है, क्योंकि यह सत्ता का सेमीफाइनल है। बीजेपी के लिहाज से कितना खास है, कांग्रेस के लिहाज से कितना खास है तब, जबकि अगर ये दोनों चुनाव जीत जाती है बीजेपी, तो 19 राज्यों में सीधे तौर पर बीजेपी और एनडीए का शासन हो जाएगा। और अगर कांग्रेस ने लूज किया तो कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही 2 चुनाव सीधे तौर पर राहुल गांधी हार जाएंगे। जी, बल्कि इसको यूं इंटरप्रेट करें कि अगर ये दोनों स्टेट्स जीत जाते हैं तो एक में तो पहले से है, हिमाचल में आएंगे, पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो भारत के 72% आबादी पे बीजेपी का शासन होगा राज्य सरकारों के थ्रू। ठीक है, ये अपने आप में एक अद्भुत वो होगा। एक पार्टी का पॉलिटिकल असेंडेंस इतना हो जाए कि जो पार्टी 2009 में 18% पे थी, आज पूरे भारत के 72% पे शासन कर रही है। तो ये फेनोमेना तो हम लोग के लिए स्टडी की चीज नहीं है। लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 4% का ही औसत अंतर दोनों के बीच में रहता है, तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। गुजरात इसलिए है, मुझे 40 साल के अपने जर्नलिस्टिक करियर में याद नहीं आता कि कोई स्टेट इलेक्शन इतनी शिद्दत से मीडिया ने कवर किया हो या देश की नजरें उस पर लगी हुई हो। आज गुजरात सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो आपका लास्ट सेंटेंस था, ये पॉलिटिक्स को डिटरमाइन करेगा कि बीजेपी का विजय रथ जो है, क्या ये कहीं ठहर रहा है, और ठहर रहा है तो चैलेंज बड़ा होगा। लेकिन अगर नहीं ठहरता है तो उतना ही निर्बाध रूप से इसका यूं भी माना जाएगा कि 2019 का भविष्य क्या, देश का भविष्य क्या होगा पॉलिटिकल, ये भी उससे डिसाइड होगा। गुजरात मेरे ख्याल से बहुत ही अहम है। आपने पॉलिटिकल असेंडेंस की बात की है, मैं पॉलिटिकल डिसेंडेंस की भी बात करूंगा दूसरी पार्टी को लेकर के। देश की सबसे पुरानी पार्टी, और अगर उसका पॉलिटिकल डिसेंडेंस इस तरीके से हो रहा है कि आप ये समझिए कि 19 राज्यों में सीधे तौर पर, अगर 19 राज्यों में सीधे तौर पर एक पार्टी या फिर एक गठबंधन आ जाता है और दूसरा अगर लगभग 7-7.5% की आबादी पर ही राज कर रहा है, क्या ये अस्तित्व का संकट कांग्रेस के लिए है? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि कांग्रेस इस समय इमेसिएट होके, कम होके सिर्फ 7.5% पॉपुलेशन पे रह गई है। ये वो कांग्रेस हुआ करती थी जो पूरे भारत पे शासन करती थी और 1-2 दशक नहीं 4-5 दशक किया था। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, अस्तित्व का संकट रहेगा अगर दोनों जगह हारती है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक पर जाएं उससे पहले फिर से आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान सबसे तेज, सबसे पहले आपके चैनल पर ऊपर टीवी स्क्रीन लगातार आपको यह बताती रहेगी कि गुजरात के नतीजे रुझान क्या है। नीचे हम आपको दिखाते रहेंगे हिमाचल का हर एक अपडेट, और मेरे बाईं तरफ हेवीवेट्स और गुजरात के एक एक
क्षेत्र का एक एक विधानसभा का विवरण हम आपको लगातार देंगे, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद ये कवरेज जारी है। गुजरात की 182 सीट से 182 रिपोर्टर लाइव। आसान शब्दों में और आसान तरीके से दिखाएगा। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ठीक आपकी टीवी स्क्रीन पर दाएं से एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। दाईं तरफ रजत राकेश टंडन दिल्ली कांग्रेस ऑफिस से लाइव, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से लाइव विपिन परमार, शिमला हिमाचल प्रदेश से लाइव रोहित सवल, एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली स्टूडियो से, और साथ ही साथ मनीष अवस्थी मेरे पॉलिटिकल एडिटर बीजेपी दफ्तर अहमदाबाद से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर चल क्या रहा है ये संजय शर्मा भी हमें बताएंगे, अब से थोड़ी देर के बाद हमारे साथ में जुड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश बहुत देर से हम नहीं गए हैं और सीधे हम हमीरपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विपिन परमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, हमीरपुर के सुजानपुर की खास हलचल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इस विधानसभा सीट से बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार प्रेम कुमार धूमल मैदान में हैं। राजेंद्र सिंह ने उन्हें टक्कर दी है। मुझे ये बताइए सुजानपुर में क्या चल रहा है और हमीरपुर के मुख्तलिफ और भी जगह से क्या रिपोर्ट्स आप तक पहुंच रही है? देखिए, हमीरपुर की अगर बात की जाए तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जो है जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल है उनके द्वारा अपनी सीट बदली गई। वो सुजानपुर गए और सुजानपुर से एक तगड़ा कंटेस्ट इस बार जो है वो देखने को मिला। एक तरफ कांग्रेस की ओर से राजेंद्र राणा जो है वो चुनाव में थे, जिनके द्वारा 2014 में जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था हमीरपुर सीट से। ऐसे में उन्हें उस समय हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन धूमल जो है वो अपनी सीट छोड़कर सुजानपुर गए थे, तो ऐसे में काफी दिलचस्प मुकाबला इसे माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे जी ठीक है, एक बार दिल्ली कांग्रेस दफ्तर चलते हैं। रजत राकेश टंडन लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। रजत, मुझे समझाइएगा, क्योंकि जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो कांग्रेस के अंदर खाने में ये तैयारी बिल्कुल सीधे तौर पर चलने लगी कि किस तरह से कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष पर हार का ठीकरा ना फोड़ा जाए, और इसीलिए अशोक गहलोत सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर हार होती है इसके जिम्मेदार हम होंगे, राहुल गांधी नहीं होंगे। ऐसे में रात भर किस तरह की मंत्रणा कांग्रेस खेमे के अंदर चल रही है? अभी कांग्रेस खेमे की कोई हलचल, लाइव रिपोर्ट आप तक क्या है? कोई मौजूद नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है और 8 बजे के बाद ही कोई यहां पर आएगा। रही बात कल रात की, तो रात जो बीती है उसमें कोशिश कांग्रेस की यही थी कि एग्जिट पोल्स की जो नतीजे दिख रहे थे चैनल्स पर, उससे डिमोरलाइज था कांग्रेस का कार्यकर्ता। तो कोशिश यही है कि गुजरात में एक बड़े नेताओं की टीम भेजी गई है, बड़े नेता गुजरात में रहेंगे, जिसमें जो सीट जीत रही है कांग्रेस उसको न पीछे छोड़ा जाए, वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहे, कांग्रेस पीछे न हटे। कांग्रेस का इंटरनल सर्वे अभी भी 104 सीट देता है। कांग्रेस को लगता है कि एग्जिट पोल्स में जो सीट्स मिली है वो कम मिली है। दूसरी बात जो आपने कही, राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए, उसके बाद ये उनकी पहली अग्नि परीक्षा है, और अगर वो फेल होते हैं दोनों राज्यों में तो कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस का साफ लाइन रहेगी कि ये प्रचार राहुल गांधी ने किया था, अगर वोट नहीं मिलते तो ये कार्यकर्ता और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी गलती है, सीधे तौर पर राहुल गांधी की गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रचार पूरा कैंपेन लीड राहुल गांधी ने गुजरात में किया है, इसलिए कहना मुश्किल होगा कि राहुल गांधी बाहर आकर ना कहे कि हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ठीक है, लेकिन दिल्ली बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं संजय शर्मा। दिल्ली बीजेपी दफ्तर की हलचल क्या है? सुबह 6:32 पर संजय शर्मा ये हमें बताएंगे। संजय, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले हमने ये देखा था कि जब एग्जिट पोल ने ये बताया कि बीजेपी की बड़ी जीत होने जा रही है, चाहे हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था, हमने महाराष्ट्र में भी देखा था, हमने हरियाणा जैसे राज्यों में भी देखा था कि सुबह सुबह ही लड्डू आ जाया करते थे, फूल माला ये सब तैयारी हो जाया करती थी। अभी बीजेपी खेमे में चल क्या रहा है दिल्ली में? राष्ट्रीय जश्न की तैयारी में आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। बीजेपी ऑफिस दिल्ली 1100 करोड़ आप देख सकते हैं। मंच की तैयारी हो चुकी है। यहां पर मंच बनेगा। ठीक शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके पहले खुद अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे 12 बजे और जबरदस्त स्वागत किया जाएगा अमित शाह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विजय की तैयारी की जा रही है। यहां पर जश्न की जबरदस्त तैयारियां, मिठाइयां बुलाई जा चुकी हैं, पटाखे बड़ी मात्रा में छोड़े जाएंगे। पूरे दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता यहां पर सुबह 8 बजे से एकत्रित होना शुरू कर देंगे। 9 बजे से यहां पर बीजेपी ऑफिस में बीजेपी नेताओं का पहुंचना शुरू हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि बीजेपी
पूरी तरह से जश्न में डूबी हुई है। आज शाम को ही 5 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें जिसको कि तय माना जा रहा है, अगर जीत जाती है बीजेपी तो उसके बाद फिर दोनों प्रदेशों में नेता यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव भी आज शाम को ही फैसला कर दिया जाएगा। राशि ठीक है, अभी का ताजा अपडेट यह है, जैसा कि संजय शर्मा बता रहे हैं मेरे सहयोगी, कि शाम 4 बजे एक मंच बन रहा है दिल्ली बीजेपी दफ्तर में। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, बीजेपी के तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। ये अभी का ताजा अपडेट है। वहां की और हलचल क्या है ये लगातार संजय शर्मा हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन एनके सर कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कई बार रिफ्लेक्शन समझनी चाहिए और पॉलिटिक्स में कई बार विद इन द लाइंस की चीजें भी समझना चाहिए। लेकिन गुजरात में कई चीजें मैं समझ नहीं पाता, आप बेहतर इस पर रोशनी डालेंगे। 3.5 दशक से आप हिंदुस्तान की राजनीति के अलग अलग आयाम को कवर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे हाँ सर, आप कुछ कह रहे हैं, पहले आप कहें फिर। बिटवीन द लाइंस जो समझना होता है, ये चूंकि सोशल फेनोमेनन है, एक सोशल सेगमेंट नाराज होता है किसी पार्टी से, दूसरा उसकी नाराजगी से नाराज होता है। ये इसको यूं कहते हैं कि ईच वेरिएबल इज इम्पिंजिंग ऑन दी अदर। हर जो मैं आप एकदम ठीक बात सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि 1980 के दशक के मध्य में अगर माधव सोलंकी खाम फैक्टर लेकर के आते हैं, जातिगत तरीके से वो चल जाता है। राहुल गांधी जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक को साथ में लेकर के 59% की आबादी को अपने साथ करने की, वोटर्स को अपने साथ करने की कोशिश करते हैं। पटेल, एससी और ओबीसी को एग्जिट पोल के नतीजों पर अगर मैं विश्वास करूं तो ये जातिगत समीकरण क्यों नहीं इस बार गुजरात में चल पाता, ये फर्क क्या है? नहीं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, लिटरेसी रेट बढ़ता है, लॉजिक पावर बढ़ता है समाज का। तो जो आप पुराना जैसे लालू यादव का है जी, लालू यादव आज वो घट के सिर्फ यादव के नेता रह गए हैं। मुसलमान भी छिटक गया उनसे, बाकी सोशल सेगमेंट जो बैकवर्ड हुआ करते थे वो छिटक गए। वहां भूरा बाल साफ नहीं जी, वो भूरा बाल वाला जो है यहाँ पे खान था। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को समझना पड़ेगा कि अपनी पॉलिसीज जो बनाए वो उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिस ऑडियंस को लेना चाहते हैं उसको समझे। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की मुसीबत यह है कि कांग्रेस भी उसी ओल्ड फॉर्मेट पे रहती है अभी भी। उसने ये नहीं समझा कि जैसे ही पटेल इमर्ज करेगा एक कंसोलिडेटेड ब्लॉक की तरह, तो उसके रिएक्शन में अपोजिशन बैकवर्ड भी करेगा कि अच्छा ये पटेल जिस समय असर्ट कर रहे हैं तो वो भी करेगा। और ये काउंटर असर्शन जो होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज अभी नहीं समझ पाती हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बात सही है कि अल्पेश जिग्नेश अगर इमर्ज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी। अब वो नाराजगी वोट में कितनी ट्रांसलेट कांग्रेस करा पाई, राहुल गांधी करा पाए या उसको रोक पाए अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये मेरे ख्याल से आज के इलेक्शन में आप अगले 2 घंटे 3 घंटे में देखेंगे। और आपके साथ मेरी भी नजर वो जो मेहसाणा और पाटन वाले इलाके हैं वहां पर जरूर टिकी होगी, क्योंकि वहीं से पटेल आरक्षण आंदोलन की एक आग उठी थी। लेकिन वहां के रिजल्ट्स क्या कहते हैं ये हम समझेंगे। लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन का क्या कहना है तब, जबकि अब 1 घंटा और लगभग 25 मिनट के आसपास का वक्त बचा हुआ है जब नतीजे और रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी ठीक 8 बजे। शाहनवाज हुसैन क्या कहते हैं, देखिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है और टीम के साथ हम लोगों ने वहां पर काम किया है और गुजरात की जनता का साथ है, विकास है, विश्वास है। इस मुद्दे पर हम चुनाव में गए थे और गुजरात की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हिमाचल भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। सर, ईवीएम के लिए इंजीनियर हायर किए गए। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन को सुन रहे थे आप, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस मुक्त हिमाचल भी हो जाएगा और गुजरात की जनता भी कांग्रेस को जवाब देगी। लेकिन इस बार के चुनाव में कई बयान ऐसे भी आए जिसने विवाद खड़ा कर दिया। आपको दिखाते हैं वो मुद्दे जिसने इस बार विवाद खड़ा किया। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। गुजरात चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर का ये बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। इस बयान के बाद भले ही मणिशंकर को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया गया, लेकिन पीएम मोदी ने नीच शब्द का फौरन लपका और उसे गुजराती अस्मिता से जोड़ दिया। श्रीमान
મણિશંકર અય્યર. એમણે કહ્યું, આ મોદી તો નીચ જાતિનો છે, આ મોદી તો નીચ છે. ભાઈઓ બહેનો, આ અપમાન ગુજરાતનું છે કે નહીં? આ અપમાન ગુજરાતનું છે કે નહીં? આ અપમાન ભારતની મહાન પરંપરાનું છે કે નહીં? અરે આ તો મોગલાઈ માનસિકતા છે, જ્યાં ऊंच नीचना कुसंस्कार हिंदुस्तान में तमें नाख्या. मोदी ने ये भी दावा किया कि गुजरात चुनाव के लिए मणिशंकर अय्यर के घर एक मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान के भी कुछ अधिकारी मौजूद थे. मोदी ने खुले मंच से कहा कि ये बैठक गुजरात में अहमद पटेल को कांग्रेस का सीएम बनाने के लिए हुई थी. कि मणिशंकर ना करे पाकिस्तान ना हाई कमिश्नर, पाकिस्तान ना एक भूतपूर्व विदेश मंत्री, भारत ना भूतपूर्व उपराष्ट्रपति અને ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ આ મણિશંકરના ઘરે મીટિંગ મળી. ભાઈઓ બહેનો, ગંભીર બાબત છે. પૂર્વ આર્મી ડાયરેક્ટર जनरल અરશદ રફીક એમ કે ગુજરાતમાં અહેમદ પટેલને મુખ્યમંત્રી બનાવવા માટે ટેકો કરવો જોઈએ. मोदी ही नहीं, राहुल गांधी के उस बयान की भी गुजरात में खूब चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि विकास पागल हो गया है. विकास का क्या हो गया? ये पागल कैसे हुआ? ये पागल हुआ कैसे? मोदी जी ने क्या कहा था? तो इतने झूठ बोले कि थोड़ी देर बाद विकास ही पागल हो गया. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज. गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव कई मायनों में खास रहा, क्योंकि यहां पर विकास विमान में भी उड़ा और उसके बाद जनेऊ के जंजाल से होते हुए नीचकांड तक भी उतरा. राजनीति यहां तक भी गई. बेरोजगारी और करप्शन जैसे मुद्दे हिमाचल प्रदेश में भी उठे, लेकिन जनता के दिल और दिमाग में क्या चला, आपसे थोड़ी देर के बाद हम सबको पता चल जाएगा. आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर ऊपर गुजरात के नतीजे और रुझान अब से लगभग सवा घंटे के बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और हिमाचल प्रदेश के नतीजे और रुझान ठीक नीचे आपको मिलेंगे. टीवी स्क्रीन पर मेरे बाईं तरफ आप ये देख पा रहे हैं कि जो भी हिमाचल प्रदेश और गुजरात के बड़े चेहरे हैं, जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, प्रतिष्ठा की सीट, वो उसके बारे में एक एक अपडेट हम बाईं तरफ आपको पहुंचाएंगे, और गुजरात और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रवार और विधानसभावार विवरण भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन दिल्ली कांग्रेस दफ्तर से लाइव, दिल्ली बीजेपी दफ्तर से लाइव संजय शर्मा, हमीरपुर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी विपिन परमार, अहमदाबाद में गुजरात बीजेपी हेडक्वार्टर्स से लाइव मेरे साथ में मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे. एक छोटा सा ब्रेक, सबसे आसान शब्दों में आसान तरीके से गुजरात हिमाचल के चुनावी नतीजे सबसे तेज सिर्फ आपके चैनल पर. एक बहुत छोटा ब्रेक, जल्द लौटते हैं वापस. गुजरात की 182 सीट से 182 रिपोर्ट, और सिर्फ विकास के बलबूते पर ही चुनाव लड़ेंगे. काडर पूरी तरह से झोंक दिया, और कई आदिवासी इलाकों में आरएसएस ने भी जम करके बीजेपी के लिए फील्डिंग कर डाली. कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई और अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक को अपने साथ में ले लिया. गुजरात में क्या होगा ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले विपिन परमार के पास में चलते हैं, क्योंकि विपिन परमार हमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं. मुझे हमीरपुर सुजानपुर के बारे में खासतौर से जानकारी तो दीजिए ही विपिन, साथ ही मुझे ये बताइएगा कि चुनावों के दौरान चूंकि हिमाचल प्रदेश में कई जो मुद्दे उठे उनमें बेरोजगारी, करप्शन, नोटबंदी, जीएसटी, ये मुख्य मुद्दे थे जो उठाए गए. क्या ये मुद्दे जनता के दिमाग में काम कर रहे थे जब वो वोट डालने के लिए गए?
देखिए राशिद, सबसे पहले मैं चुनाव प्रचार की बात करूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है वो हिमाचल में चुनाव कैंपेन करता नजर आया और इतना बड़ा चुनाव कैंपेन शायद ही हिमाचल वासियों ने देखा था। और ऐसे में जहां प्रधानमंत्री के द्वारा तकरीबन 8 रैलियां की गई, सुजानपुर सीट की जहां तक अगर बात की जाए तो अपना गढ़ छोड़कर जो है वो सुजानपुर से इलेक्शन लड़ा गया प्रेम कुमार धूमल के द्वारा। और ये कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव है ये साख का चुनाव बताया गया, इसमें राजा वीरभद्र सिंह परिवार भी पूरा जो है मैदान में है क्योंकि उनके बेटे भी छोटा शिमला से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सीट राजा वीरभद्र सिंह के द्वारा भी बदली गई, लेकिन सीट यहां पर प्रेम कुमार धूमल के द्वारा भी बदली गई। तो ऐसे में साख का चुनाव इसे कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसी के साथ साथ जब भी चुनाव, जिस तरह से आपने मुद्दों की बात की, तो जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह को घेरते नजर आए, वहीं दूसरी और कांग्रेस के कैंपेन की अगर बात की जाए तो राजा वीरभद्र सिंह अकेले पूरे इस कैंपेन को लीड करते नजर आए। कोई शीर्ष नेतृत्व का नेता जो है यहां पर बहुत कम संख्या जो है कांग्रेस की ओर से देखने को मिली। लेकिन राजा वीरभद्र सिंह के द्वारा जो प्रचार था उसको भावनात्मक बनाया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे सीबीआई ने मेरी बेटी की शादी से उठाया। ऐसे में कई जगहों पर जाकर उनके द्वारा ये बातें की गई। अब देखना यह होगा कि हिमाचल की जनता ने किसके भविष्य पर जो है मोहर लगाई है। जी, ये हिमाचल की बात हो गई। एक बार फिर से गुजरात का रुख कर लेते हैं। मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ में गुजरात अहमदाबाद से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में क्या चला है वो तो मनीष लगातार हमें बताएंगे ही। मनीष, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि बीजेपी हेडक्वार्टर अहमदाबाद, वहां पर क्या तस्वीरें आ रही हैं वो भी हमें आप दिखाइए और साथ ही मनीष हमें समझाइए आप, क्योंकि गुजरात की राजनीति की नब्ज आपने पिछले कई सालों में टटोली है। गुजरात, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में मुख्यतः बटा हुआ है और कहते हैं कि अलग अलग जगह की राजनीतिक तासीर अलग अलग होती है। लेकिन क्या ब्रांड मोदी के आगे हर एक फैक्टर पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे सीधे तौर पर स्वीप बीजेपी के बताते हैं। देखिए राशिद, बीजेपी दफ्तर कमलम जो कि कोबा इलाके में है गांधीनगर में, वहां पर अब हलचल तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे ये कहा जाए कि समय नजदीक आ रहा है, गिनती शुरू होगी। आप देख सकते हैं एलईडी लगाए गए हैं जहां पर लगातार नतीजों का रुझान और ये सारी बातें उनके जो कार्यकर्ता जमा होंगे उनको बताया और दिखाया जाएगा। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि आखिर गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ, ये सारे इलाकों में दक्षिण गुजरात क्या होगा, इससे आप ये समझिए कि मोदी ने जीतोड़ मेहनत की, जीतोड़ ताकत लगाई। इसकी एक वजह समझनी होगी, 22 साल का एंटी इनकम्बेंसी और उसके बाद जिस अंदाज में ये युवाओं की चौकड़ी एक साथ आई, उसने कहीं ना कहीं खलबली जरूर मचाई। अब जब बात की जाए, सबसे मुझे जो जवाब देना है वह एनके साहब ने एक बात कही थी कि पहली बार किसी क्षेत्रीय चुनाव में इस तरह से शिद्दत से मीडिया ने कवर की। उसकी वजह है देश के प्रधानमंत्री के प्रदेश का सीएम कौन होगा, ये ज्यादा बड़ी चुनौती मोदी के साथ साथ बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि अब देश ये मानिए कि एक तरह से इलेक्शन मोड में आ गया है। लगातार एक के बाद एक कई राज्यों के चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो इन सारी बातों के मद्देनजर ये एक टोन एंड टेनर सेट करेगा कि देश में क्या संदेश और संकेत जा रहा है। तो यहां पर पूरी ताकत झोंक कर यहां पर पार्टी की विजय पताका लहराना मोदी और अमित शाह के लिए बहुत जरूरी है, वरना ये संकेत और संदेश देगा कि इनका ही जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो कम होता जा रहा है, जो कि पिछले कुछ दिनों में देखा भी गया। सोशल मीडिया में भी ये बात आई, जिसको लेकर मनीष जी आपके पास दोबारा लौट करके मैं आऊंगा। जहां से मनीष जी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं वह दरअसल गुजरात बीजेपी हेडक्वार्टर्स है और मनीष जी के ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, हूं छू विकास, हूं छू गुजरात, ये एक स्लोगन लगा हुआ है जो पीछे पोस्टर है वहां पर, ये आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मनीष, इसके बारे में भी आपसे मैं बातचीत करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर मैं रुक जाता हूं, लेकिन ब्रेक पर जाऊं उससे पहले इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को बता देना चाहेगा कि ठीक अब से 1 घंटा और 10 मिनट के बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे पहले। ठीक टीवी स्क्रीन पर ऊपर गुजरात के नतीजे रुझान 182 सीटों पर, टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के नतीजे और रुझान, टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ हेवीवेट्स यानी वो बड़े दिग्गज जिनकी साख और किस्मत दांव पर है, और विधानसभावार विवरण हिमाचल प्रदेश और गुजरात का हम दिखाएंगे। ताजा तस्वीर भी बाईं तरफ आपको नजर आएगी और नीचे ब्रेकिंग की पट्टी पर आप इन दोनों ही चुनावी नतीजों की बड़ी बातें, ब्रेकिंग न्यूज सबसे तेज देख पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बस जल्द लौटते हैं वापस। गुजरात की
वो चुनावी नतीजे जो देश की दशा और दिशा तय करने का मादा रखते हैं, वो चुनावी नतीजे जो 2019 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने का मादा रखते हैं, और देश की सियासत में बीजेपी कहां आकर के खड़ी हो चुकी है और कांग्रेस कितना नीचे जा सकती है, इसका भी पैमाना तय करने वाले चुनावी नतीजे आने वाले हैं। नमस्कार, मैं राशिद। सुबह के बजे हैं 7, अब से ठीक 1 घंटे के बाद गुजरात की 182 सीट और हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। आपका चैनल सबसे पहले आसान तरीके से हर एक नतीजा और रुझान दिखाएगा। टीवी स्क्रीन को आप समझिए बहुत जल्दी से। टीवी स्क्रीन पर ऊपर की तरफ गुजरात के 182 सीटों के नतीजे और रुझान सबसे पहले आप तक, हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के नतीजे रुझान सबसे पहले आप तक। नीचे बाईं तरफ आप देख पाएंगे गुजरात की हर सीट का नतीजा, हिमाचल प्रदेश की हर सीट का नतीजा। बड़े दिग्गज जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मेरे साथ में मौजूद है। एनके सिंह, अनुज गुप्ता मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से लाइव जुड़े हुए हैं, और साथ ही इंट्रोड्यूस कर देता हूं, री इंट्रोड्यूस कर देता हूं, गुजरात बीजेपी दफ्तर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं मनीष अवस्थी, हिमाचल प्रदेश बीजेपी दफ्तर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं रोहित सवल, दिल्ली बीजेपी दफ्तर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं कुमार सोनू। आप सभी के पास एक एक करके मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी चुनावी नतीजों से 1 घंटा पहले क्या कहते हैं, सुनिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बड़ी कवरेज आगे बढ़ेगी। कि नतीजे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगे, सरकार बीजेपी बनाएगी, 2/3 से ज्यादा सीटें मिलेगी, और गुजरात की जनता ने सर 150 का लक्ष्य रखा था पार्टी ने, स्टेट यूनिट ने भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार कहते रहे हैं। 150 थोड़ा मुश्किल लग रहा है एग्जिट पोल्स के लिहाज से भी देखा जाए तो, और जो लोगों से निकल के बात आ रही है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है वो भी 110-120 तक जा रहे हैं। नहीं, देखिए सभी एग्जिट पोल 120 के आसपास है, चाणक्य 135 बताया। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में एग्जिट पोल से बहुत ज्यादा सीटें, 325 सीटें मिली, वो भी हमारे पास एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा हो सकती है, और लक्ष्यांक की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सर कांग्रेस की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है अपनी जीत का, और वो यहां तक भी कह रहे हैं कि आप और मुख्यमंत्री दोनों ही अपनी सीटें हारेंगे। देखिए, कांग्रेस तो हर बार कहती थी, 2002 में भी कहती थी, 7 में भी कहती थी, 12 में भी कहती थी, लेकिन कांग्रेस की कोई बात में कोई दम नहीं है, और नितिन भाई भी जीतने वाले हैं, मैं भी जीतूंगा, कोई सवाल ही नहीं होता है। सर ईवीएम हैकिंग का आरोप अभी से लगाने की शुरुआत वो इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी पर हार का ठिकरा न फूटे, हार की जिम्मेवारी राहुल गांधी पर न आ जाए। एक्चुअली उनकी जिम्मेवारी है। अगर यहां इधर उधर कुछ होगा तो मोदी के बारे में चर्चा आप लोग करेंगे, तो राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी को सेव करने के लिए ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में ईवीएम ठीक था, अभी ईवीएम ठीक नहीं है। ये भी लोग जानते हैं कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए ये सब बालिश बातें कर रही है। सर हार्दिक पटेल ने कहा कि 140 इंजीनियर लगाए गए हैं इस काम में, कि भाई हार्दिक की बात का आप लोग प्राधान्य दे रहे हैं, कल नतीजे आने दो, हार्दिक की बात का कोई महत्व भी नहीं है। सर अगर कल आप जीतते, ईवीएम पर, हार्दिक पटेल पर, राहुल गांधी पर, एग्जिट पोल के नतीजे पर विजय रूपाणी को सुन रहे थे आप, जो कि गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सीट उनकी भी फंसी हुई है। बहुत जल्दी मनीष अवस्थी के पास में चलते हैं। मनीष, राजकोट पश्चिम से चुनावी मैदान में विजय रूपाणी है, कहते हैं कि यहां से सीट जीतने वाला या सीधे राज्यपाल भी बनता है, यहां से जो सीट जीतता है वो कभी सीएम बना है, कभी पीएम बना है, और आने वाले दिनों में राज्यपाल भी बना है। ये राजकोट पश्चिम का इतिहास है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि राजकोट पश्चिम की विजय रूपाणी की सीट फंसी हुई है इंद्रनील के मुकाबले में? उसकी वजह साफ है राशिद कि जिस तरह से विजय रूपाणी ने जब से मुख्यमंत्री बने उन्होंने जो काम किया है, उनकी कार्यशैली, और इसके साथ साथ जो वहां पर एक एंटी इनकम्बेंसी का जो रोल है वो सबसे बड़े ज्यादा असर डालेगा। और यही वजह है कि इंद्रनील ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, और इंद्रनील के साथ साथ वो जो पूरा इलाका है, अब जिस तरह से आपने कहा कि हूं छू विकास, हूं छू गुजरात, ये जो नारा दिया गया, इसके तहत जो विकास की जो तिजोरी खोली गई एंड चुनावों के पहले, लोगों को ये लगता है कि ये केवल चुनावी जुमले के तहत ये सारी बातें और विकास की पोटली, लेकिन गुजरात के चुनावी नतीजे आने वाले हों तब, जबकि 55 मिनट नतीजे और रुझान के
शुरुआत के 55 मिनट महज बचे हों। ऐसे में गुजरात की जो त्रिमूर्ति है, हार्दिक हो, अल्पेश हो या फिर जिग्नेश, इनकी बात न की जाए तो फिर चर्चा अधूरी रह जाएगी। ठीक चुनावी नतीजे और रुझान से पहले अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी का क्या कहना है, ये भी देखिए। छूट चुकी है और गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का करारा पराजय होने जा रहा है और गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी नवसर्जन के साथ नई सरकार बनाने जा रही है। गुजरात को, कांग्रेस पार्टी को ढेर सारी बधाई हो। लेकिन अगर ईवीएम पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ईवीएम पे देखिए, बाय डिफॉल्ट पूरे भारत के अंदर जब भी कांग्रेस में वोट डालते हैं, क्यों ना बहुजन समाजवादी पार्टी में, क्यों ना किसी अदर पार्टी में जाते हैं, बाय डिफॉल्ट वो भाजपा में ही चले जाते हैं। यानी ईवीएम में गड़बड़ी तो है और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव चाहता है तो वीवीपैट लगाया है। आप क्यों ना वीवीपैट का भी कहना गिनती कर लेते हैं, मशीन के साथ वीवीपैट की भी गिनती हो, मैं ये मांग कर रहा हूं। वरना जो चुनाव आयोग पे हर बार सवाल उठते हैं वही सवाल बरकरार रहेंगे। प्रारंभ के जो रुझान आ रहे हैं, ये देखकर लग रहा है कि भाजपा में 22 साल से जो शासन किया और उनका जो जन विरोधी रवैया रहा, जाति और धर्म के नाम पे समाज को बांटकर जो राजनीति की गई और पूरे गुजरात को कुछ कॉरपोरेट कंपनियों और इंडस्ट्रियल जायंट्स के हवाले कर दिया, और दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, पाटीदार हो, सारे समुदाय के लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने परेशान किया है, तंग किया है, उन सबके चलते गुजरात की जनता में बहुत ही जबरदस्त असंतोष और आक्रोश है और इसी के चलते भाजपा हारेगी। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी कीमत पे भाजपा 1780 से आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमारे साथ है गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल। नितिन भाई, कितनी उम्मीद है? हालांकि दावा तो यही किया जा रहा है कि सरकार आप लोगों की बन रही है और आप भी टारगेट जो 150 प्लस का था, क्या लगता है उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे? देखिए, जितने एग्जिट पोल आए हैं उस सब में एक बात तो सामान्य तो स्वीकार की गई है कि गुजरात में अगली सरकार बीजेपी की बनने वाली है। कितनी सीट आएगी तो उसके पर अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने अलग अलग फिगर दिए हैं। 108 से लेके 135 तक की सीटें सबने बताई है, लेकिन हमको विश्वास है कि हमारा जो टारगेट है वो गुजरात की जनता जरूर हमको समर्थन देके पूर्ण करेगी। लेकिन किसी भी एग्जिट पोल में 150 तक नहीं दिखाए गए हैं, तो लगता है कहीं कहीं कमी रह गई है आप लोगों की उसमें? नहीं, देखिए, कमी का कोई सवाल नहीं है। हमारा टारगेट सॉल्व करने के लिए हमने मेहनत की है और अभी भी हमको पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता हमारे टारगेट को पूर्ण करने के लिए हमको जो मतदान किया है वो जरूर अच्छा होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सरप्राइज मिलेगा। हार्दिक पटेल भी ट्वीट कर रहे हैं कि देर है अंधेर नहीं, यानी दावा वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कहे हर एक पार्टी दावा करती है, कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो जिसका 10वां नंबर आने वाला हो वो भी जीतने के लिए ही खड़ा रहता है। तो कांग्रेस दावा तो करेगी, लेकिन दावे में कितनी सच्चाई है वो अभी मालूम पड़ गई है। नितिन भाई, एक अंतिम सवाल, कितनी सीटें आप दे रहे हैं इस बार बीजेपी को? अच्छा बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और 150 प्लस हो, इसके लिए गुजरात की जनता। कितनी सीटें आ रही हैं आपके सर्वे में? 150 प्लस का तो टारगेट था, सीटें कितनी आ रही हैं? तो हमको समर्थन दे, इस प्रकार का माहौल है और देखिए जनता क्या चाहती है वो क्लियर हो जाएगा। आपके नेता अगर नई जिम्मेदारी देना चाहें आपको तो जिम्मेदारी हूँ मैं अभी नई जिम्मेदारी अभी मैं जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर ही आपके साथ बात कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है नितिन भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री गुजरात, जिनका दावा है कि जो उनका 150 प्लस का टारगेट है उसका जो गुजरात की जनता उसका आशीर्वाद देगी। कैमरामैन संजय के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, गांधीनगर। केंद्रों पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये अहमदाबाद के पॉलिटेक्निक का नजारा है। यहाँ पर मतगणना होनी है और पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आप आने जाने वाले सभी मार्गों पर पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम देख सकते हैं। चारों तरफ पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। ये पॉलिटेक्निक केंद्र है और यहीं पर मत गिनती होनी है और यहाँ पर तमाम जो अहमदाबाद के वीवीआईपीज हैं उन का भविष्य इसी मतदान केंद्र पर तय होगा। 2 जगहों पर
भर्ती होनी है अहमदाबाद में एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज। ये पॉलिटेक्निक का नजारा है जो कुछ देर बाद यहाँ पर नेताओं का भविष्य तय करेगा। पुलिस प्रशासन के बेहतरीन सुरक्षा इंतजामों के साथ यहाँ पर राजनेताओं का भी आना शुरू हो गया है। बड़ी आकुलता व्याकुलता के साथ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहीं से नेताओं का कुछ देर बाद भविष्य तय होगा। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। अहमदाबाद बीजेपी हेडक्वार्टर्स का सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक क्विक राउंड अप मैं आपसे चाहूंगा तस्वीरों के साथ में। क्या बीजेपी के गुजरात बीजेपी का कोई बड़ा नेता अभी तक हेडक्वार्टर्स पहुंचा है? नहीं राशिद, अभी तक तो यहाँ पर कोई ऐसा दिखा नहीं, लेकिन हाँ कार्यकर्ता और जो कर्मचारी हैं इस दफ्तर के, आप ये देख सकते हैं, हूं छू विकास, हूं छू गुजरात का ये बड़ा बैनर लगा हुआ है। और ये कमलम, इस दफ्तर को नाम ही कमलम दिया गया है, जो कि कोबा इलाके गांधीनगर में आता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो केवल और केवल पत्रकार और तमाम रिपोर्टर्स ही दिखाई दे रहे हैं, जो कि सबसे सवेरे 5:30 बजे से यहाँ पर मौजूद है और मुस्तैदी से अपनी रिपोर्टिंग के तहत वो सारी जानकारियां दे रहे हैं। लेकिन बात की जाए कि आखिर यहाँ पर वो बड़े नेता कब आएंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतूभाई वघानी, ऐसा कहा जा रहा है कि वो 8 साढ़े 8 के दरमियान। मुझे ऐसा लगता है कि सब अपने घरों में ही बैठकर पहले रुझान देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद वो अपने कदम बाहर निकालेंगे कि अपने दफ्तरों में पहुंचकर उन्हें मीडिया को जवाब देना है, उन्हें आकलन करना है कि आखिर उनकी पार्टी की दशा दिशा और जनादेश क्या है। ये जनादेश क्या होगा, उस पर ही नेताओं के चेहरे पर किस तरह से खुशी और माहौल उत्साह का खिलेगा, ये कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा। राशिद। अनुज गुप्ता जी, एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्वास करें और आपके भी जो सीट प्रोजेक्शन पर अगर मैं विश्वास करूं, बीजेपी को आपने 130 सीटें दी थी जो इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल जर्नलिस्ट का था, और आपने कांग्रेस को लगभग 50 के आसपास गुजरात में सीटें दी थी। तो ऐसे में अगले साल के लिए और 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए क्या बीजेपी में वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा अप हो जाएगा? और अगले साल चूंकि कई विधानसभा चुनाव होने हैं, कर्नाटक का होना है, राजस्थान का होना है, एमपी का होना है, छत्तीसगढ़ का होना है, तो ये क्या कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा? देखिए नतीजे क्या निकलते हैं वो तो 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद जब ईवीएम खुलेगी तभी पता लगेगा। लेकिन ये तय है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ जो कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर वाले राज्य हैं, उनके चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। यहां यदि भाजपा इस चुनाव को अच्छे से जीतती है तो स्वाभाविक है कि लोकसभा चुनाव तक जितने भी चुनाव होने वाले हैं उसके लिए उसका मनोबल बढ़ेगा। मार्च महीने में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव हैं और उसके बाद मई में कर्नाटक, और उसके बाद ठीक 1 साल बाद दिसंबर में आकर के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो आपने जिक्र किया। इन सभी राज्यों में, यानी उत्तर पूर्व के राज्यों को छोड़ दीजिए, छोटे राज्य जो हैं, उनके अलावा सभी में कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर होने वाली है। और इसलिए जो खुराक यहां मिलेगी, जो विटामिन यहां मिलेगा, जिस भी पार्टी को मिलेगा, उसके हिसाब से ही उसका मनोबल बनना और बिगड़ना होगा। अच्छा एनके सर, एक और चीज समझना चाहूंगा, चूंकि पूरी तरह से गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव था वो मोदी बनाम राहुल के भी चश्मे से देखा गया है और इसी चश्मे से देखा गया। नरेंद्र मोदी 10 दिन में 34 रैली, राहुल गांधी 14 दिन में 30 रैली। मोदी जी 28,119 किलोमीटर चले, राहुल गांधी भी कम नहीं चले, 20,010 किलोमीटर चले। मोदी जी गुजरात में 6 मंदिर गए, सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाते हुए गुजरात में 27 मंदिर में दर्शन किए राहुल गांधी ने। लेकिन मैं फिर से बार बार यही कह रहा हूं कि एग्जिट पोल के नतीजों पर ही अगर फिलहाल मैं विश्वास करूं तो चूक हुई कहां पर? नहीं, एक तो एग्जिट पोल के नतीजे में मेरे ख्याल से जो अंडर करंट, अब जो ये आपका वोटर है 70 साल की डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के बाद, 70 साल से वोट देने के बाद अब वो अपने दिमाग को बताता नहीं है। आपने देखा एग्जिट पोल्स हमारे फेल भी हुए हैं, कई इलेक्शंस में फेल हुए, लेकिन हम अगर मान लें कि ये सही है तो एक बात साफ है कि कांग्रेस फेल नहीं हुई, उसका जो कैडर स्ट्रक्चर था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, जो कि एक एंटी इनका 22 साल में तो बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है, एक जनरेशन का गैप होता है। सर एक काम करता हूं जी, 2 मिनट का मैं ब्रेक ले लेता हूं, आपको माफी के साथ मुझे रुकना पड़ रहा है। कांग्रेस की इसी जनरेशन शिफ्ट की भी मैं आपसे बात करूंगा, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ आपके चैनल पर। गुजरात की 182